ओके, हम लोगों ने मेटा टैग को पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है और ये बैक एंड पे वर्क करता है, यानी इसका जो बराह रास्त इफेक्ट है वो हमारे पेज के ऊपर दिखाई नहीं देता मेटा टैग का। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं मुख्तलिफ तरह की। कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है वो ब्राउज़र के लिए होती है, जो ब्राउज़र यूज़ किया जा रहा है, और कुछ जो होती है वो सर्च इंजन के लिए होती है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो आसानी से सर्च इंजन के अंदर रैंक कर सके और उसमें इनरोल हो सके। तो ये दो मकसद हैं हमारे, यानी एक तो वेब ब्राउज़र के लिहाज से इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सेकेंडली सर्च इंजन के लिहाज से करते हैं, यानी एसईओ के हवाले से भी जो बेसिक एसईओ होती है वो किस तरह से होती है वो इसी टैग के अंदर की जाती है। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। होता क्या, द मेटा टैग है इस तरह से, डिफाइंस मेटा डाटा। मेटा डाटा से मुराद होती है डाटा अबाउट डाटा, यानी ऐसा डाटा जो डाटा से मुतल्लिक हो। अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी मेटा डाटा को यह डिफाइन करता है मेटा टैग, जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है। HTML डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? हमारा वेब पेज, एक सिंगल पेज भी हो सकता है, बल्कि एक सिंगल पेज ही है यहाँ से मुराद। हम लोग हर जो पेज होता है हमारा उसके लिए अलहदा से मेटा को डिफाइन करते हैं, मेटा टैग अलहदा से हमें देने पड़ते हैं। अभी इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे हम लोग। सो वो कहता है जी मेटा डाटा इज डाटा, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, यानी कौन से डाटा से मुतल्लिक ये इंफॉर्मेशन होती है, ये डाटा होता है वो डाटा जो कि हम लोगों ने वेब पेज के अंदर दिया होता है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर दिया होता है, उससे मुतल्लिक ये इंफॉर्मेशन होती है। बात समझ आ रही है? यस सर। और ये इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है? ये इंफॉर्मेशन मैंने दो चीजें आप लोगों को पहले बताई। ये इंफॉर्मेशन होती है आपके वेब ब्राउजर के लिए, सेकेंडली ये इंफॉर्मेशन होती है आपके सर्च इंजन के लिए, सर्च इंजन के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ों के लिए ये इंफॉर्मेशन होती है। हमारे वेब पेज से मुतालिक जो डाटा हम लोग देते हैं इसमें हम लोग बताते हैं इसको। तो वो कहता है जी द मेटा टैग्स ऑलवेज गो इनसाइड द हेड एलिमेंट। जो हेड एलिमेंट है उसके अंदर हम लोग अच्छा, ये हम लोग जो मेटा टैग है ये कहाँ पे देते हैं? इसको वो कहता है जी द मेटा टैग्स ऑलवेज गो इनसाइड द हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट के अंदर हम लोग देते हैं, जहाँ पे आम तौर पे हम लोग टाइटल का भी यूज करते हैं अपने पेज के अंदर, टाइटल को देते हैं, वहाँ पे ही हम लोग मेटा टैग को भी वहाँ पे ही देंगे। एंड आर टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई करेक्टर सेट। इसके ज़रिए से हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं? करेक्टर सेट को स्पेसिफाई करते हैं। पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग्स। ये इतनी जो चीज़ें हैं आम तौर पे ये हम लोग इसके ज़रिए से स्पेसिफाई करते हैं। कौन कौन सी? करेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग्स। तो वो फिर वो कहता है जी थर्ड पॉइंट है, मेटा डाटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज बट इज
मशीन पार्सेबल, यानी इसका जो जितना भी मेटा डाटा होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसका ये हमारे पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि ये मशीन पार्सेबल होता है। मशीन के लिए जो है ये काम आता है, मशीन इसको रीड करती है बराह रास्त। यानी मशीन रीड करने से मुराद ये है कि ब्राउज़र इसको करता है इंटरप्रेट, और वो मशीन जो कि सर्च इंजन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन होती है। तो मशीन पार्सेबल से मुराद ये है, ठीक है जी। या ऐसी मशीन जहां पे ये ओपन हो रहा है, जिस भी ब्राउज़र पे ओपन हो रहा है वो वाली मशीन, जिस भी यानी मशीन के ऊपर हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए ये पार्सेबल होता है। फिर वो कहता है जी मेटा डाटा, नंबर 4th पॉइंट है, मेटा डाटा इज यूज्ड बाय ब्राउजर्स। ब्राउजर इसको यूज करते हैं। ब्राउजर क्यों करते हैं? ब्राउजर करते हैं जी हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन रीलोड पेज और रीलोड पेज, यानी कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ये दो तरह से, ब्राउजर के लिए दो तरह से इंफॉर्मेशन जाती है मेटा डाटा के थ्रू, कि जो कंटेंट है उसको कैसे डिस्प्ले करना है और पेज को रीलोड करवाना, रिफ्रेश करवाना। ये दो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सर्च इंजन्स, नेक्स्ट है सर्च इंजन्स, उसके लिए क्या है? कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स जो दिए जाते हैं मेटा के थ्रू, वो सर्च इंजन्स के लिए दिए जाते हैं। एंड अदर वेब सर्विसेज, और दूसरी जो वेब सर्विसेज हैं वो हम लोग इसके थ्रू देते हैं। नंबर लास्ट पॉइंट है, there is a method to let web designers take control over the viewport। वो कहता है जी एक हमारे पास मेथड है वेब डिजाइनर्स के लिए व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो भी हम मेटा डाटा के थ्रू ही देते हैं। द यूजर्स विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज, यानी यूजर के लिए वेब पेज का जो विजिबल एरिया होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द मेटा टैग। तो इसके ज़रिए से होता है, यानी ये हम लोग जब व्यू पोर्ट को यूज़ करेंगे तो ये इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है, इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे। इसमें से कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट ना समझ आया हो। बाकी प्रैक्टिकली करेंगे परफॉर्म, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सर जी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देना थोड़ा। हम लोग यूज करते हैं हेड का जो टैग होता है उसके अंदर करते हैं। मेटा जो होता है ये हमारे वेब पेज से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ तरह। दो तरह इसमें हम लोग दो चीज़ों के लिए ये इंफॉर्मेशन होती है। एक तो वेब ब्राउज़र के लिए, वेब ब्राउज़र जिस भी मशीन पे ओपन हो रहा है, जहाँ पे यानी हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन उस वेब ब्राउज़र के लिए होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो सर्च इंजन्स के लिए होती है। तो ये मेटा टैग है, इसके थ्रू हम लोग मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन? अपने वेब पेज से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गई? यस सर। सबसे पहला है जो कार सेट। कार सेट से मुराद ये है करैक्टर सेट। तो इसमें हम लोग आमतौर पे जो कोड दे रहे हैं आजकल वो UTF-8 है। UTF-8 जो है ये वो कहता है जी मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ यूनिकोड एनकोडिंग है। अच्छा, जब हम लोग UTF-8 करैक्टर सेट को इनेबल कर देते हैं पेज के ऊपर, तो इट मीन्स कि हमारा जो पेज है वो दुनिया भर की तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकता है। यानी जहां पे भी वो ओपन होगा वो ट्रांसफरेबल भी है किसी भी लैंग्वेज के अंदर भी, और उसमें दुनिया भर की जो तमाम लैंग्वेजेस हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये UTF-8 होता है।
वहाँ पे लाजमी देना पड़ता है। अगर हम नहीं देंगे तो वेब पेज जो है हमारा वो कंसीडर होता है कि वो आम, उसमें हम लोग सिर्फ आस्की को ले रहे हैं, या हम लोग इंग्लिश वगैरह के जो करैक्टर्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसी को हम लोग अपने वेब पेज के अंदर देने जा रहे हैं। मोस्टली जो हमें जिन वेबसाइट से वास्ता पड़ता है, आप लोगों को पता है कि वो कौन सी होती हैं, वो इंग्लिश में ही लिखी गई होती हैं मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं। लेकिन अगर हमें जो है दीगर लैंग्वेजेस के अंदर भी जाना पड़े तो हमें कौन सा करैक्टर सेट इनेबल करना पड़ेगा? UTF-8। तो ये बेसिकली वेब ब्राउज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है कि वेब ब्राउज़र जो है उसको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो भी लैंग्वेज हो जो वेब पेज में आ रही है उसको ओपन करो UTF-8 के तहत। यानी लैंग्वेज कौन सी हो सकती है? वो चाइनीज़ लैंग्वेज हो सकती है, जापानीज़ हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पर्शियन हो सकती है, अरबिक हो सकती है, यानी जो भी डच हो सकती हैं। इसी तरह से जो है हमारे पास जितनी भी दीगर जो लैंग्वेजेस हैं, तो मतलब तमाम की तमाम जो लैंग्वेजेस हैं वो यूनिकोड के तहत जो आती हैं, वो तमाम की तमाम इसके अंदर शामिल होती हैं। समझ आ रही बात कुछ क्या नहीं? जी सर। सर इससे पहले जो यूनिकोड था, इससे पहले एक जो कोड चलता रहा है उसको आस्की कहा जाता है। आस्की जो था ये अमेरिकन था कोड बेसिकली फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो एक्सचेंज करने के लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड था ये आस्की जो। तो उसमें जो सिंबल्स थी या जो अलामात आ रही थी वो कौन कौन सी हैं? उसमें जनाब आपके आ जाती हैं, ये ABC आ जाती है अप टू Z, चूँकि उनकी लैंग्वेज है। कंप्यूटर फर्स्ट टाइम चूँकि अमेरिका में ही ज़्यादातर इसका हुआ है, जो बनाया गया टेक्नोलॉजी उन्हीं की है। तो उन्होंने स्टार्ट पे तो एब्स्ट्रिक्ट दिया था, उसके बाद आस्की कोड दे दिया। तो आस्की में भी आस्की 7 और आस्की 8 था। तो इस तरह से ये सिलसिला चला और उसमें सिर्फ इंग्लिश के करैक्टर्स होते थे 0 से लेके 9, और मुख्तलिफ सिंबल्स, अलामात, जैसा कि आप लोग अपने कीबोर्ड पे देखते हैं तो ये चीज़ें होती हैं, यानी मुख्तलिफ अलामात वगैरह। तो ये चीज़ों, इन चीज़ों पे मुश्तमिल था। बाद में ज़रूरत पड़ी कि अब दुनिया भर की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उनको कैसे यूज़ किया जाएगा? यानी कंप्यूटर के अंदर उनको यूज़ करना है तो कैसे किया जाएगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी कहाँ पे पड़ी? किस चीज़ के लिए पड़ी? वेबसाइट्स के लिए। तो फिर जो है एक नया कोड बनाया गया, नया कोड का सेट बनाया गया जिसको यूनिकोड कहा जाता है। यूनिकोड जो है यूनिवर्सल कोड उसको कहा गया। यूनिकोड जो यूनिकोड क्या है, उसमें तमाम की तमाम जो दुनिया भर की जो लैंग्वेजेस हैं उनको कंप्यूटर जो है उसके लिए एक कोड रखा गया है, एनकोडिंग उसकी की जाती है, उसके लिए कोड रखा गया। जैसे आपकी जो ABC है, अगर ABC को लिया जाए तो अगर आपने देखा होगा इसका जो आस्की कोड होता है, कैपिटल A का वो 65 है, कैपिटल B का 66 है। तो ये टोटल जो हैं वो 128 तक, जैसा कि मैंने बोला, आस्की में आते हैं। लेकिन जो यूनिकोड है इसमें 65,536 करैक्टर्स आते हैं। आस्की के लिए 128 थे, तो जो यूनिकोड है उसके लिए कितने हैं? 65,536। ये इतने करैक्टर्स हैं जी, तो जिनको सपोर्ट करता है यूनिकोड। और उसमें तमाम दुनिया भर की जो लैंग्वेजेस हैं उनके अल्फ़ाबेट्स आ गए, जो अलामात यूज़ होती हैं वो आ गई, जो भी यानी गिनती के लिए फॉर्मेट जो यूज़ होते हैं, रोमन हैं, दूसरे हैं, वो तमाम के तमाम वो भी आ गए। तो इट मीन्स के कंप्यूटर जो है वो अगर आपका यूनिकोड इनेबल्ड है, बल्कि आजकल हैं ही हैं, तो वो तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। बात फॉलो कर रहे हो कि नहीं? यस सर। जी सर।
तो यूनिकोड से ही जो एक कार सेट बनाया गया या करैक्टर सेट बनाया गया, उसका नाम रखा गया है UTF-8। तो ये UTF-8 जो है, इसको हम लोग मेटा कोड के तहत हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं। इसको पढ़ के देखते हैं। वो कहता है जी, UTF-8 द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ यूनिकोड इनकोडिंग। ये बहुत यानी पॉपुलर है टाइप, और मोस्टली जितने भी आप पेजेस चाह रहे हैं, वेबसाइट्स चाह रही हैं, UTF-8 उनमें यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी हैं हमारे पास, यानी हैं वो यूनिकोड की ही इनकोडिंग, यानी UTF-8 के अलावा भी मौजूद हैं। लेकिन 8 जो है ये बड़ा पॉपुलर है, बड़ा रिच है, समझ लें करैक्टर कोड, ये करैक्टर सेट, तो मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। वो कहता है इट यूजेस 1 बाइट फॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश लेटर, यानी अगर हम लोग वेब पेज के अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड इंग्लिश को यूज़ करते हैं, तो हर करैक्टर, हर जो लेटर होता है हमारा, यानी ABCs और सिंबल्स 0 से लेके 9 तक जो भी चीज़ें, उनके लिए कितनी ये मेमोरी कंज्यूम करता है? 1 बाइट लेता है। ठीक है जी। एंड 2 बाइट्स फॉर एडिशनल लैटिन एंड मिडल ईस्टर्न करैक्टर्स। 2 बाइट्स लेता है ये लैटिन जो होते हैं, लातीनी जो लेटर्स हैं उनके लिए, और मिडल ईस्ट के जो करैक्टर्स हैं उनके लिए 2 बाइट्स लेता है। एंड 3 बाइट्स फॉर एशियन करैक्टर्स, यानी एशिया की जितनी भी ज़बानें हैं, एशिया में मोस्टली बोली जाती हैं। तो एशिया सबसे बड़ा है, आप लोगों को पता है, जो कॉन्टिनेंट है, तो ज़्यादातर मालिक इधर हैं, ज़्यादातर लैंग्वेजेस इधर हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, 3 बाइट्स लेता है वो, यानी अगर उर्दू है तो उर्दू के लिए भी उर्दू के हर करैक्टर के लिए 3 बाइट्स यूज़ होंगे। अरबिक है, अरबिक के हर जो उसके करैक्टर के लिए 3 बाइट्स यूज़ होंगे मेमोरी। फॉलो कर रहे हो? यस सर। फिर वो कहता है जी, एडिशनल करैक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटिंग यूजिंग 4 बाइट्स। जो एडिशनल करैक्टर्स होते हैं वो 4 बाइट्स लेता है उनके। तो नेक्स्ट है UTF-8 इज बैकवर्ड कंपैटिबल विद ASCII। वो कहता है जी, जो UTF-8 है ये कंपैटिबल है टोटली ASCII के लिहाज से, यानी ASCII भी इसी में शामिल है। स्टार्ट वाले जो, वो कहता है सिंस द फर्स्ट 128 करैक्टर्स आर मैप टू द सेम वैल्यूज, यानी जो फर्स्ट, चूंकि ASCII में क्या है, 128 करैक्टर्स को सपोर्ट करती थी ASCII ओनली, और यूनिकोड मैंने बताया कितने करैक्टर्स को सपोर्ट करती है, 65,000 प्लस को। तो 128 जो फर्स्ट हैं ASCII के, उनके लिए जो कोड यूज़ किया जाता है वही यूनिकोड के लिए या UTF-8 के लिए यूज़ किया जाता है, यानी वो सभी के लिए सेम है। यानी आप UTF-8 भी कर लेते हैं, और जब आप लोग ABCs को यूज़ करेंगे, आमतौर पे जैसे हम लोग वेब पेज के अंदर अपने इंग्लिश को यूज़ करते हैं, इंग्लिश करैक्टर्स को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो यानी 128 फर्स्ट जो करैक्टर्स हैं वो सेम है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। इसको बनाते Yes, हैं sir. जी अभी, हम लोग प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें नोटपैड चाहिए। HTML स्टार्ट एंड HTML एंड, बाद हमारे पास है जी हेड स्टार्ट एंड हेड क्लोज्ड, और टाइटल स्टार्ट एंड टाइटल क्लोज्ड। अच्छा, टाइटल हम लोग दे देते हैं मेटा, अबाउट मेटा, ये टाइटल दे देते हैं। अच्छा, ये दे दिया हमने हेड के टैग के अंदर, यहाँ पे ही हमने मेटा को यूज़ करना है, हेड के अंदर ही बेसिकली। और बॉडी में हम लोग कुछ नहीं अभी फ़िलहाल यूज़ करेंगे, बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी एंड। तो इसको सेव करवा लेते हैं, पेज को, पेज सेव करवाते हैं जी अपने फोल्डर में, प्रैक्टिस फॉर नून,
और यहाँ पे इसका नाम भी मैं मेटा ही रख देता हूँ, meta.htm, और सेव एज टाइप ऑल फाइल्स। सेव, फाइल सेव हो चुकी है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो सिर्फ हमें क्या दे रहा है, ऊपर टाइटल दे रहा है एंड नथिंग एल्स, चूंकि बाकी बॉडी के अंदर हमने कुछ नहीं दिया होगा। अब हम ये करेंगे जनाब कि हेड के अंदर हम लोग मेटा को यूज करेंगे। वो मेटा टैग इस तरह से, यानी आप लोगों ने पूरा टैग लगा लेना है। बाकी इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट क्या है, कार सेट, करैक्टर सेट, यानी इज इक्वल टू UTF-8, इसी तरह से कैपिटल्स में ही लिखिएगा इसको, डबल कोट्स में। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली किसके लिए है, ये ब्राउज़र के लिए, कि हमारा जो वेब पेज है अब वो UTF-8 इनेबल्ड हो चुका है। उसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं कि और क्या हम लोग मेटा के तहत दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फर्दर स्लाइड को देखते हैं। मेटा नेम, नेम के नाम का एट्रीब्यूट है। तो इसमें मेटा के अंदर नेम इक्वल टू कीवर्ड्स, फिर उसके कंटेंट्स हैं। यानी कीवर्ड्स किसके लिए होते हैं, आप लोगों को पता है कि कीवर्ड्स सर्च इंजन के लिए होते हैं, पता है ना? यस सर। यस सर। जी सर। तो अपना जो वेब पेज है, अपने वेब पेज को प्रॉपरली सर्च इंजन के अंदर रैंक करवाने के लिए, रैंकिंग के लिए उसकी हम लोग कीवर्ड्स देते हैं। कीवर्ड्स लेंगे कहाँ से, क्वेश्चन ये पैदा होता है, कहाँ से लेंगे। इसके मुख्तलिफ मेथड्स भी हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं, या कुछ जो SEO स्पेशलिस्ट होते हैं जो SEO करके देते हैं, वो भी आपको ये करके देते हैं। उनके पास मुख्तलिफ टूल्स भी हो सकते हैं, या पूरे के पूरे वेब पेज को प्रॉपरली स्टडी किया जाए, उसको देखा जाए और उसमें से कीवर्ड्स को ढूंढा जाए। ये अहम वर्ड्स होते हैं जो कि जिनको हमें फिर लिखना पड़ता है मेटा टैग के अंदर। तो अभी हम लोग इसको देने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा कि किस तरह से हम लोगों ने इसको प्रोवाइड करना है। तो मेटा और नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स है, वर्ड नहीं लिखना, वर्ड्स लिखना है। और फिर कंटेंट, स्पेस देनी है, कंटेंट देना है, यानी कीवर्ड से मुतल्लिक कंटेंट क्या है, इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने तमाम कीवर्ड्स देने, और हर कीवर्ड को आपने कोमा सेपरेटेड करना है, कोमा से सेपरेट करना है। अच्छा, अब फर्ज करें हमारा जो वेब पेज है, यानी वेब पेज का जो मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, वो ज़ाहिर बात है हम बॉडी के अंदर देंगे सारे का सारा। अब डिपेंड करता है कि हमारा जो वेब पेज है वो किस चीज़ से मुतल्लिक है। फ़र्ज़ करें हम लोगों ने बनाया उसको टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है, मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक है, तो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स के यहाँ पे दे देंगे, यानी मुख्तलिफ जो उससे रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो दे देंगे। यानी हमने ढूंढने हैं, जो कंटेंट दिया होगा वहाँ से उससे रेलिवेंट हम लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड्स देने। तो ये आप लोगों ने खुद से करना होता है ये काम जो मेटा का है, यानी हम लोग खुद से ऐड करते हैं, ये कोई सॉफ्टवेयर आपको ऐड करके नहीं देता, बल्कि हम लोग खुद से ऐड करते हैं मेटा को और कीवर्ड्स को। बात फॉलो कर रहे हो बेटे? यस सर। जी सर। तो यहाँ पे अब हम लोग ऐड करते हैं। फर्ज करें हमारा जो वेब पेज है, लेट्स सपोज वो है किस चीज़ से मुतल्लिक है जी? कंप्यूटर से। जी जी बोलें। ओके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है फर्ज करें, तो हम लोग दे देंगे, पहला हमने कीवर्ड दे दिया कंप्यूटर, हार्डवेयर,
सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स और बाकी यानी इस तरह से आप लोग देते जाएंगे इसको। और यानी ये अल्फाज वाकई आपके वेब पेज के अंदर भी यूज़ होने चाहिए। तो मज़ीद हम लोग क्या दे सकते हैं जी, फर्ज करें, चले इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह वगैरह। समझ आ रही है बेटा बात? Yes, sir. यस सर। देखें, ये लफ्ज़ जो हैं ये सर्च इंजन के अंदर हमारी रैंकिंग करवाएंगे और यहाँ पे हम लोग मेटा को क्लोज कर देंगे। ये मेटा यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी इधर से हमने मेटा का एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट किया और इधर हमने क्लोज कर दिया। जितने मर्जी आप लोग ऐड करते जाएं, कोमा से सेपरेट करते जाना है। तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स देने ताकि रैंकिंग जो है वो प्रॉपरली हो सके। जब भी कोई यूज़र इन यानी कोई भी इनमें से कोई भी लफ्ज़ सर्च करे तो हमारा पेज भी उसमें आए, सर्च इंजन हमारे पेज के से मुतल्लिक भी लेके आए। अब उस पर भी डिपेंड करता है कि रैंकिंग इस हवाले से भी होती है कि विजिटर्स कितने हैं, हमारा पेज कितना विजिट किया जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर ज़रूर आता है ऑटोमेटिकली। समझ आ रही बेटे बात? सर जैसा कि सी प्लस प्लस में बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, हम उनको ऐड कर देते हैं, उनकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, वो बिल्ट इन पहले ही डिफाइंड होती हैं। सर इसका भी यही है कि इसका भी कोई ना कोई फंक्शन होता है किस चीज़ का? मेटा का सर, मेटा टैग का। नहीं, मेटा जो है इसको देखो, ये टैग है, मेटा जो है टैग है। तो मेटा का मकसद ही जो जितने भी टैग्स हैं यहाँ पे, जितने भी हमने टैग्स दिए हैं, इनको कौन समझ रहा है? इनको ब्राउजर समझ रहा है। फॉलो कर रहे हो बात? यानी ब्राउजर हमारा जो है इसको इंटरप्रेट करता है। लाइब्रेरीज जो जैसे आपने सी प्लस प्लस की दी हैं, तो वो उनका तो मखसूस एक वर्क है ना, वो तो पूरी कोडिंग होती है। जो लाइब्रेरी में हम लोगों ने क्या रखा होता है, वो पूरी की पूरी कोडिंग करके रखी होती है। तो उसका एक मखसूस काम होता है। लाइब्रेरी को हम लोग फंक्शंस हैं या कुछ भी है, लाइब्रेरी को हम लोग कॉल कर लेते हैं, तो वो जनाब अपनी वर्किंग करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट है थोड़ा सा कंसेप्ट। यहाँ पे तो हम कोडिंग खुद से बना के दे रहे हैं, यानी मेटा का एक मकसद है, उसके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, फर्स्ट जो स्लाइड थी, यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। वो कहता है जी, मेटा जो है टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई करैक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग्स। तो ये आमतौर पे हम लोग सेटिंग्स करते हैं, तो इन कामों के लिए मेटा टैग यूज होता है। बाकी ये यहाँ तक देखें हमने कर लिया। इसको मैं सेव करवाता हूँ अगेन और इसको रिफ्रेश करवाते हैं। कुछ भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, कोई इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा बेज़ाहिर। लेकिन क्या हुआ, हमारा ये पेज जो है इसमें कीवर्ड्स भी हमने दे दिए और UTF-8 इनेबल्ड है। ओके, ठीक सर। जी सर। अच्छा, मजीद हम लोग देते हैं जी मेटा को। और नेक्स्ट जो है नेम के अंदर इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देंगे, कंटेंट क्या है, यानी पेज से मुतल्लिक डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन हम लोग सिंगल लाइनर भी दे सकते हैं, मल्टी लाइनर भी दे सकते हैं। तो फर्ज करें हमारा जो है चूंकि कंप्यूटर से मुतल्लिक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल अबाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब इससे अलावा भी, यानी ये तो मैंने एक सिंगल लाइनर लिख दिया, एक सेंटेंस लिख दिया है, तो आप ज़्यादा लाइनें भी लिख सकते हैं। सही है, ये डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पेज की। और ये कहाँ पे शो होती है, देखा कभी? मैं आप लोगों को बताता हूँ।
फर्ज करें हम कंप्यूटर से मुतल्लिक ही कोई चीज सर्च करते हैं वेबसाइट्स को, गौर कीजिएगा, ये है टाइटल है हमारा और ये डिस्क्रिप्शन है, यू फॉलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऊपर उसने क्या दिया हुआ है, ये कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो उसने यहाँ पे दिए हुए, कंप्यूटर, हिस्ट्री, नेटवर्क, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फैक्ट्स, ये समझ लें कीवर्ड्स हैं। और ये चीज़ क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है उसकी। और आपको जो यानी ये डिस्क्रिप्शन भी किसके लिए यूज हो रही है, ये आपके वेब पेज के लिए। यूज। तो ये तमाम की तमाम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लाजमी वो शो करता है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, कोई भी चीज़ सर्च कर लें, तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन जो है वो शो होती है। क्लियर होगी बात? यानी हर वेबसाइट जो है वो Yes, इस sir. तरह से शो करती है। Yes, sir. तो इसको मेटा टैग के अंदर दिया जाता है। यानी ये वाली अगर आ रही हैं तो इनको हम लोग चेक कर सकते हैं। फर्ज करें ये कंप्यूटर हो भी है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ वेबसाइट को, ये पेज ओपन हो गया, इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको व्यू पेज सोर्स करके देखते हैं। जरा गौर कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हेड, यहाँ से हेड शुरू हो रहा है, नजर आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. जी सर। जी सर। व्हाट इज अ कंप्यूटर, ये टाइटल दे दिया, यहाँ से मेटा को शुरू कर रहा है, ये अभी हमने करना है। HTTP इक्विवेलेंट ये करना है अभी। नेम में व्यू पोर्ट वो कर रहा है, कंटेंट दे रहा है मेटा में ये वाले, अच्छा और बहुत सारी चीजें दे रहा है, आइटम प्रॉपर्टी नेम में, ट्विटर कार्ड ये वो वगैरह हो गया। अच्छा और क्या है जी, यहाँ तक दे रहा है ये, और ट्विटर डिस्क्रिप्शन, ये तो ट्विटर के ये डिस्क्रिप्शन दी है बेटा। और कंटेंट देखें क्या दिया है इसने, कंप्यूटर डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंप्यूटर, यू फॉलो, ये दिया हुआ है, कंप्यूटर डिक्शनरी डिफाइंस डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंप्यूटर वगैरह। इसी को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यही दे रहा है कंप्यूटर डेफिनेशन। ये देखें, अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस वगैरह वगैरह। अच्छा ये ओपन की थी ना हमने, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इसको अब आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है। इसी को हम लोग करवाते हैं कॉपी और यहाँ से सर्च कर लेते हैं। कुछ चीज़ सेलेक्ट तो नहीं की हुई हमने, अच्छा इसने मेरा ख्याल है कि किसी और कंटेंट जो है किसी और के तहत दे दिया है, यानी लिखा वही हुआ है। और व्हाट इज अ कंप्यूटर, आइटम प्रॉपर्टी, ये आइटम प्रॉपर्टी के लिहाज से दे रहा है। ये प्रॉपर्टीज इसने मेरा ख्याल डिफाइन की हुई हैं। डिस्क्रिप्शन ये दे दी इसने, और OG डिस्क्रिप्शन है, कंप्यूटर डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ वर्ड वगैरह वगैरह। कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, इन्होंने हाइड किया हुआ काफी कुछ।
यही देख लेते हैं, चले britannica.com और इसको व्यू पेज सोर्स। अब लोग देखें, हाँ इसने देखें काफी प्रॉपरली दिया है जैसा हमने पढ़ा है। कारसेट दिया हुआ है ना, UTF-8। जी सर। मेटा Yes, के sir. अंदर ये भी दे दिया, ये हेड के अंदर है। इसके अलावा ये HTTP इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंसी ये दिया हुआ है, इसको भी हम लोग करते हैं, देखते हैं इसको। अच्छा, व्यू पोर्ट भी दे दिया है और नेम में ये डोमेन वेरीफाई, अच्छा उसकी जो है डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर अ प्रोग्रामेबल डिवाइस फॉर प्रोसेसिंग स्टोरिंग वगैरह वगैरह। तो ये देखें, कंप्यूटर अ प्रोग्रामेबल डिवाइस फॉर प्रोसेसिंग स्टोरिंग, ये वही है ना डिस्क्रिप्शन। Yes, sir. जी सर। तो ये आपके वहां पे आती है, समझ आ गई। फिर Yes, और बेटा चीज देखिएगा कि इसने कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ये कीवर्ड्स दिए हैं, कंप्यूटर इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, आर्टिकल वगैरह वगैरह, इसने उसके मुताबिक दे दिए। जो ऊपर टाइटल शो होता है, एक और जो वो वेब पेज का टाइटल है, सॉरी ये जो होता है ये वेब पेज का टाइटल है, दिस वन, ये वेब पेज का टाइटल है ऊपर, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन आती है, ये मेटा के तहत हम लोग दे रहे होते हैं। समझ आई चीजें? yes, sir. यस सर। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दी, एक ही हमने अभी लाइन लिखी है, मज़ीद भी आप लोगों ने लिखनी है। इट मीन्स कि आप लोगों को कोई 3-4 लाइनें लिखना पड़ेंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि वहाँ पे वो शो हो सके। जो चीज़ जहाँ पे वो एंड करता है वहाँ पे आगे डॉट डॉट्स खुद ही शो कर देता है। तो डिस्क्रिप्शन जो है ये भी आपकी यानी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ये भी एसईओ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी होती है, यानी आपने ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो कि उसको प्रॉपरली बता रहे हो कि वेब पेज जो है वो किस चीज से मुतालिक है। यू फॉलो? Yes, sir. यस जी सर। सर। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है जी इसमें। नेक्स्ट है, हमने डिस्क्रिप्शन कर ली। ऑथर का नेम, ऑथर कौन है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ऑथर कौन है, मेटा नेम इक्वल टू ऑथर, और कंटेंट में आप लोग अपना नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसका बड़ा फायदा होता है, आपने बना के तो किसी क्लाइंट के लिए ही देनी है, फर्ज करें वेबसाइट, लेकिन हम लोग चूंकि अपना नाम हम लोग यूज करेंगे तो हमारा नाम जो है वो भी रैंकिंग में आ जाता है, यानी जितना आएगा उतना ही वो बेहतर, एक यानी हमारा एक रैंकिंग के लिहाज से होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है कि ये फलां ऑथर है इसका। यानी यहाँ पे क्लाइंट को आपको देने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट को इससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पेज के अंदर तो कहीं पे यूज नहीं होनी, तो लेकिन मेटा में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो कंटेंट क्या देना है, इक्वल टू आप लोग अपना नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैं अपना नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको इस तरह से क्लोज कर देना है। समझ आ रही है बेटे बात? जी Yes, सर। sir. नेक्स्ट है मेटा के अंदर ही व्यू पोर्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट करता है क्या है, पहली बात तो ये है। अच्छा, इसको ये लिटिल बिट टफ है कोड, इसको मैं ऐसे ही कॉपी करवा के इसको मैं पेस्ट करवा लेता हूँ ताकि कोई गलती ना रह जाए।
मैंने पेस्ट कर दिया। ये अगर नहीं देते, देखो पहली बात तो ये है व्यू पोर्ट, इसका नेम है व्यू पोर्ट। बेसिकली हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव पेज बनाता है। रिस्पॉन्सिव पेज ऐसा पेज होता है वो उसकी स्क्रीन के साइज के मुताबिक अपने आप को, अपने कंटेंट्स को ऑटोमेटिकली सेट कर ले। दोबारा से सुनिएगा, व्यू पोर्ट अगर हम लोग इनेबल कर देते हैं मेटा के अंदर, तो इसकी मदद से क्या होता है, ये लाइन जैसे हम लोगों ने भी की है, इसकी मदद से ये होता है कि हमारा वेब पेज किसी भी डिवाइस के ऊपर ओपन हो जाए, वो डिवाइस मोबाइल फोन है, वो टैब है, कोई डेस्कटॉप स्क्रीन है, एक बड़ी एलईडी स्क्रीन है, एक लैपटॉप की स्क्रीन है, एक नोटबुक की स्क्रीन है, तो वेब पेज ऑटोमेटिकली अपने कंटेंट्स को उस स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर ले, स्केल कर ले। इस चीज के लिए हमें ये सर रिस्पॉन्सिव बनाता है, रिस्पॉन्सिव को रिस्पॉन्सिव भी बनाता है। यही मैं बात पहले क्या बोला मैंने कि पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग व्यू पोर्ट को यूज कर रहे हैं। दिस लाइन सही, समझ आ गई बात? यस जी सर। सर। अगर आप ये लाइन यूज नहीं करेंगे, आपको हर वेबसाइट में यही मिलती है आजकल। आप कोई वेबसाइट ओपन करके देख लें, किसी चीज से मुतल्लिक ओपन करके देख लें। फर्ज करें यहाँ पे हम ओपन करते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज कर लेते हैं, यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। चले किसी भी यूनिवर्सिटी को खोल लें, लाहौर यूनिवर्सिटी, चलें ये लम्स की वेबसाइट है। भी तो चूंकि मैंने अपने लैपटॉप पे इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये लैपटॉप पे ओपन होगी। यहाँ से भी इसको चेक किया जा सकता है। इसको यानी हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं। ये इट मीन्स कि इन्होंने रिस्पॉन्सिव, फुली रिस्पॉन्सिव बनाई हुई है। देखें जो ऐड है वो भी उसी तरह से एडजस्ट हो रही है, स्केलिंग कर रही है अपनी। ये वाली जो इन्होंने जो बैनर लगाया हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये वाला जो हीरो सेक्शन है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो रही हैं। और ये मेन्यू क्यों बन रहा है, जैसे ही छोटी वेबसाइट जाती है तो ये वाला यानी कंडेंस होती है, तो यानी छोटी डिवाइस के ऊपर जाएगी वेबसाइट तो ये वाला मेन्यू बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो मेन्यू जो है वो इस तरह से मेन्यू आ गया है। समझ आ रही बात? तो ये एक रिस्पॉन्सिव Yes, sir. वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, इसको व्यू पेज सोर्स करके चेक कर लेते हैं। ये कोड आ गया जनाब इनका, स्टार्ट पे ही हम लोग को मिल जाएगा। ये मेटा में इन्होंने दिया UTF-8, एक तो ये चीज़ मिल गई। नेक्स्ट इसमें देखिएगा मेटा नेम जनरेटर, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड। अच्छा इन्होंने ये यूज़ कर लिया जी, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन्होंने ये वाला यूज़ किया है, कंटेंट इक्वल टू वेट्स के लिहाज से। ये मेरा ख्याल है इन्होंने लाइब्रेरीज को कुछ को यूज़ किया है, तो उसके लिहाज से इसको इसकी सेटिंग कर ली। अदरवाइज आपको वही लाइन जो है वो देनी पड़ती है, उससे भी सेम वही काम होता है। ये व्यू पोर्ट दिया हुआ है जी, सॉरी ये व्यू पोर्ट दिया है। नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट, विड्थ डिवाइस, इनिशियल स्केल क्या है 1, ये दिया हुआ है। सॉरी, समझ आ गई बेटे बात? आपको हर वेबसाइट में जी सर। यही लाइन हम लोगों ने लिखी है वहां पे। तो कोई भी वेबसाइट खोल लें, यानी जो भी इस तरह से इनेबल्ड होगी, ये तो सारा लोग कोई और वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी HEC, तो HEC की वेबसाइट है, इसी को देख लेते हैं। व्यू पेज सोर्स,
जूम करते हैं, ये मेटा दिया हुआ है इसने, मेटा नेम, ये आ गया है जी व्यू पोर्ट। इसने इसी तरह से नेक्स्ट आगे मूव करके यहाँ पे मेटा नेम दे दिया, मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट और कंटेंट दे दिया इसका। क्लियर? यस सर। समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। आ रही है सर। ओके, चले मैंने इनको क्लोज कर दिया। तो ये हम लोगों ने इसको थोड़ा सा देखिएगा। कंटेंट क्या है? विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, यानी जितनी विड्थ कितनी शो करे डिवाइस की विड्थ के मुताबिक। और इनिशियल स्केल क्या रखे? 1। स्केलिंग जो है उसकी 1 के मुताबिक रखे। समझ आ रही है बात? तो ये चीज है, ये इसका व्यू पोर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या है जी हमारे पास इसमें। मेटा के अंदर नेक्स्ट है HTTP इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस। ये मैंने बोला था अभी हम लोग इसको करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि आपका पेज रिफ्रेश हो फॉर एवरी 20 सेकंड्स। यहाँ पे 20 से मुराद सेकंड्स है। दिस विल रिफ्रेश द वेब पेज एवरी 20 सेकंड्स। तो अगर हम लोग ये वाली जो है प्रॉपर्टी मेटा के तहत लगा देते हैं, रिफ्रेश करें और इसको कब तक करें? हर 20 सेकंड्स के बाद। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जैसे डायनामिक वेब पेजेस होते हैं, तो हम लोग रिफ्रेश उसके अंदर लगा देते हैं कि हमारा जो पेज है वो हर 20 सेकंड्स जैसे यहाँ पे दिया हुआ है या हर 1 मिनट के बाद रिफ्रेश होता जाए। इसका मतलब ये है डायनामिक में चूंकि इंफॉर्मेशन जो है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे ठीक है, गोल्ड रेट्स स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट हो सकती है। ये गोल्ड रेट्स जो चाह रहे होते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनली हम लोग देखते हैं गोल्ड प्राइस के नाम से मेरा हाल एक वेबसाइट है, प्राइस। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कर लें। चलें, ये गोल्ड प्राइस ओपन कर लीजिए। स्टॉक एक्सचेंज का भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये देखिएगा, ये जनाब गोल्ड का रेट शो कर रहा है। अब ये हर जो है कुछ इस पे लगा होगा, मैं हम इसको ये देखें, चेंज हुआ, इंफॉर्मेशन चेंज हुई है। देखिएगा, ये जो इंफॉर्मेशन है थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होगी। ये देखें, चेंज हुई है। यस सर। यस सर। कितने सेकंड्स के बाद हो रही है, इसको हम इसका सोर्स देखते हैं, व्यू पे सोर्स। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेटली यही चीज यूज की होगी। ये मेटा आ गया। इसमें क्या था उसका नाम, प्रॉपर्टी जो हम HTTP इक्विवेलेंस। सर वो ऊपर गुजर गई, गुजर गई। ये फर्स्ट पे है सर स्टार्ट में है। सर यहाँ पे कर्सर जहाँ पे आप घुमा रहे हैं इसके ऊपर टॉप पे है। सर इसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। नहीं, ये तो हो गया उसका, ये अच्छा ठीक है, कंटेंट टाइप है, ये इक्विवेलेंट कंटेंट टाइप है, UTF-8। अच्छा, उसने सेकंड्स का यहाँ पे नहीं दिया। हम इसको HTTP इक्विवेलेंट को सर्च करवा लेते हैं। ये है जी, लैंग्वेज आ गई।
अच्छा, ये इसने 2 ही दिए हुए हैं। इट मीन्स के इसने कोई और मेथड यूज कर लिया है उसको रिफ्रेश करने के लिहाज से। नीचे देख लेते हैं वैसे मजीद भी। हो सकता है इसने स्क्रिप्ट के अंदर दे दिया हो यही चीज। क्योंकि और बहुत सारे ये देखें ना नाम इन्होंने और बहुत सारे यूज किए हुए हैं। बहरहाल यही चीज जो है, यानी हर जो चंद सेकंड्स के बाद ये जो वर्क हो रहा है, इसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे हो रहा है, ये चीजें किस तरह से परफॉर्म हो रही हैं। तो इसी का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। सर जी, इसके अलावा ये क्रिक बुज वेबसाइट है जहाँ पर स्कोर सर चेंज होता रहता है, वहाँ पे इसकी सर एग्जांपल देखी जा सकती है। क्रिक इन्फो, क्रिक बुज या क्रिक इन्फो सर इसमें। हाँ क्योंकि ठीक है, इसमें वो क्रिकेट का जो भी मैच आ रहे हो वो भी रिफ्रेश होते हैं, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, हम बॉडी के अंदर कुछ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक टैग लगा देता हूँ मार्क्यो का, और इसको H2 दे देते हैं। रिफ्रेश, H2 क्लोज्ड और मार्क्यो क्लोज्ड। अच्छा, ये बेसिकली मोजिला इसको सपोर्ट नहीं करता, मार्क्यो जो है। इसको हम ओपन करवा लेते हैं गूगल क्रोम में, या सेंट ब्राउज़र है मेरे पास, इसमें ओपन करवा लेते हैं। अच्छा, अभी ये वर्क करेगा, ये पहले देख लें। एक स्लाइड है, ये वर्क कर रही है, यानी हमने थोड़ा सा इसको डायनामिसिटी दी है ताकि वो पता चले कि कुछ चीज़ हो रही है, कुछ हो रहा है पेज के अंदर। बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक टैग यूज़ किया है। मैं क्या करूँगा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये वाला लगा देंगे जी, HTTP इक्विवेलेंट रिफ्रेश रेट, ये वाला लगा देते हैं। इसको मैंने यहाँ से इसी तरह से कॉपी किया है और इधर पेस्ट करवा देंगे। इधर 20 सेकंड्स दिए हैं, 20 के बजाय हम लोग 10 कर लेते हैं ताकि जल्दी से ये हो सके। 20 हर 10 सेकंड्स के बाद पेज रिफ्रेश हो। इसको मैंने सेव करवा दिया। यहाँ से एक दफ़ा रिफ्रेश करवाएंगे, जैसे ही 10 सेकंड्स गुजरेंगे, देखिएगा ज़रा, आप लोगों ने पेज पे गौर करना है। ये हुआ नहीं क्या है? अच्छा, ये कोमा गलत डला हुआ है, ज़रा गौर करें, कोमा सही नहीं था। अब देखिएगा, इसको रिफ्रेश कर दिया मैंने। ये देखें, जैसे 10 सेकंड्स गुजरे, अब वो मुकम्मल स्लाइड उसने चलने नहीं दी। जैसे 10 सेकंड्स होते हैं वो पेज को रिफ्रेश कर देता है। ये समझ आ रही बात? यस सर।
तो ये भी मेटा के अंदर हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ आई है बात? यस सर। यानी इस तरह की अगर आप लोगों को किसी पेज के अंदर कैपेबिलिटी देनी पड़े तो ये भी मेटा की ही कह लें इसी का एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। बेटा ये दरवाजा बंद करो, दे दो मुझे। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसी में लास्ट वन है एक और चीज कि हम URL दे रहे हैं इसी में लाइक दिस। हम कोई भी URL दे सकते हैं। बाय द वे ये क्या करेगा, यहां पे ये करेगा जनाब, इसको रीडायरेक्ट कर देगा। पेजेस बाज़ होते हैं कुछ रीडायरेक्ट होते हैं। हमने एक आमतौर पे ये तब हमें सिचुएशन पड़ती है जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढते हैं, कोई सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं और उसको हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। वो एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करके ले जाता है, वहाँ पे लिंक हमें फिर शो करता है। यानी पेज जो हमने ओपन किया होता है उस पर वो लिंक नहीं होता बल्कि रीडायरेक्ट करता है और कहीं और पे ले जाता है। तो रीडायरेक्ट करने से मुराद ये है कि हमने जो पेज ओपन किया, जो वेबसाइट ओपन की, वहाँ पे ना रहे बल्कि किसी और पेज पे हमें ले जाए। तो इस चीज़ को कहा जाता है रीडायरेक्ट होना। तो यहाँ पे आफ्टर 10 सेकंड्स ये क्या करेगा, हमें इस वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करके ले जाएगा। यानी इस तरह की अगर सिचुएशन हो कि कुछ जो टाइम है आपके वेब पेज पे गुजारे, उसके बाद आपको इस जो वेबसाइट है, आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। यू फॉलो? जी सर। तो आफ्टर 15 सेकंड्स हम लोग कहते हैं जी, पहले 15 सेकंड हमारा पेज शो हो, उसके बाद रीडायरेक्ट करके इस वेबसाइट पे ले जाए। तो देखिएगा इसी के अंदर ही हमने किया। पहले हमने 15 सेकंड्स जस्ट उसको रिफ्रेश रेट दिया था, लेकिन अब हम लोगों ने इसी के अंदर वेबसाइट दे दी। तो इसको चेक करते हैं जनाब। इसको ये पहले ही आ चुका है। चूंकि सेव करवा दिया था मैंने, इसको मैं बंद करता हूं, दोबारा से ओपन करवाते हैं। जैसे ही 15 सेकंड्स गुजरेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, और रीडायरेक्ट होके कौन सी वेबसाइट पे चला गया बेटे? MSN, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर हमें ले गया। चूंकि ये लोकेशन को ट्रैक करता है, लोकेशन ट्रैक हो रही है, तो ये हमारे जो मतलब कंट्री से रेलिवेंट ये खबरें दे रहा है, या हमसे जो रेलिवेंट है करीब तरीन। यू फॉलो? लोकेशन से करीब तरीन, यानी MSN जिस एरिया में ओपन हो रहा है उसी से रेलिवेंट ये न्यूज देता है या वो चीजें दे रहा है। क्लियर? यस। ये हो गया जनाब मेटा। और अब हम लोगों ने लास्ट देखिएगा, इसके बाद और क्या पढ़ना है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हम लोगों ने शुरू में एलिमेंट्स का पढ़ा था, यानी टैग होते हैं, एलिमेंट के अंदर टैग्स होते हैं। तो एक होते हैं सिमेंटिक, एक होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स। ये दो तरह के होते हैं। सिमेंटिक ऐसे होते हैं जो कि क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं उसके मीनिंग को, ब्राउजर के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। फर्स्ट 2 लाइंस यही बता रही, ऐसे एलिमेंट जो कि क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं अपने मीनिंग को, ब्राउजर के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। इसमें जैसे कि नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं,
हेडर, बॉडी, ठीक है, बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड, तो वो एक मीनिंगफुल है। टाइटल, टाइटल स्टार्ट, टाइटल एंड, तो टाइटल जो है वो पूरा बता रहा है कि टाइटल यहाँ पे हम लोग देने जा रहे हैं, वेब पेज का टाइटल है। फॉलो कर रहे हो बेटे बात? आर्टिकल, फुटर, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये सीमेंटिक हैं। कुछ होते हैं नॉन सीमेंटिक, वो फौरी तौर पे हमें समझ नहीं आते डेवलपर को कि यार इनका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है, सिर्फ यही यहाँ पे बयान किया गया। जैसे डिव है, स्पैन है, तो ये अपने मीनिंग को या हमें फौरन समझ नहीं आता। जैसे डिव है, क्या ये डिवीजन होगी, डिवाइडर है, क्या किस चीज को दिया गया है ये फॉलो। तो स्पैन है, Yes, sir. तो स्पैन जो है ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, तो ये इस टाइप के होते हैं कुछ, तो ये बाद में बनाए गए हैं, डिव और स्पैन बाद में बनाए गए हैं, इनका हम लोगों ने नेक्स्ट यूज भी करना है। तो ये दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, सीमेंटिक एंड नॉन सीमेंटिक। यहाँ पे सीमेंटिक को देखिएगा, इसका लेआउट पूरा दिया गया पेज का। इसमें हेडर है, नेविगेशन है, नेव यानी नेविगेशन के लिए, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, असाइड, ये जो बेसिकली ये टैग्स भी हैं हमारे पास, और ये हमारे पास एलिमेंट्स भी हैं। एलिमेंट में आप लोगों को स्टार्टिंग टैग मिलता है और एंडिंग टैग भी मिलता है। ये जहाँ पे हम लोग लगाएंगे, जब हेडर लगाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये हेडर के लिए यूज हो रहा है। नेविगेशन का, नेविगेशन के लिए सेक्शन है, आर्टिकल है, फुटर है, असाइड वगैरह वगैरह। इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये सीमेंटिक को बताया गया है, जैसे कि हेडर कहाँ पे यूज होता है। आमतौर पे हर जो वो कहता है जी पेज है उस पर रिपीट होता है, ये हर पेज के ऊपर उसका हेडर जो है रिपीट होता है। फुटर जो है वेब पेज के एंड पे होता है, जिसमें कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन होती है वगैरह वगैरह, और ये भी हर पेज के पे रिपीट होता है। यानी वेबसाइट में कई पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, तो हेडर और फुटर सभी पे रिपीट होते हैं। आर्टिकल जो है ये एक मखसूस मैसेज होता है, एक ब्लॉक होता है, जो कि आप इसको सिंगल आर्टिकल के तौर पे देते हैं। एक स्टोरी हो सकती है, जैसा कि वो कहता है जी एक न्यूज़ वेबसाइट है, तो वहाँ पे हर जो नई न्यूज़ होगी वो एक आर्टिकल होगा, यानी उसको फिर किस में रखेंगे, आर्टिकल के एलिमेंट के अंदर रखेंगे। असाइड जो है ये क्या करता है, ये आपकी जो साइड बार होती है ये उसको बनाता है, और इसमें मुख्तलिफ तरह की जो एक मेन डिस्कशन हो रही होती है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई नोट, कोई टिप या कोई काशन वगैरह हम लोग इसमें लिख देते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर सिमेंटिक में सेक्शन है। सेक्शनिंग जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वेब पेजेस जितने भी आजकल उनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी ये सीमेंटिक थे पहले पुराने वाले, ये एलिमेंट्स से इनका यूज किया जाता रहा है। तो अब जो है वो नॉन सीमेंटिक का दौर है, जिसमें डिव है। यहाँ पे वैसे ये खत्म हो जाता है, डिव और स्पैन। डिव को हम लोग यूज करेंगे CSS, चूंकि हम लोग कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो CSS के अंदर हम लोगों ने डिव का यूज करते हुए ये सारा कुछ करना है। पहले जो है वो वेब पेज इसी तरह से बनाया जाता था, सेक्शन के लिए सेक्शन बनाया जाता था और इस तरह की चीजें दी जाती थी। अब भी यूज होती हैं, ये वाले एलिमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज है वो डिव का हो रहा है। यू फॉलो? Yes, Yes, sir. sir. तो सेक्शनिंग जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स विजिट की, जैसा कि कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें हर जो सेक्शन दिया गया है उसका नाम दिया जाता है सेक्शन का, और एक जैसे पिक्चर गैलरी दे दी जाती है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की आइटम्स दे दी जाती हैं, उनकी प्राइस दे दी जाती है, तो वो एक मुकम्मल सेक्शन बन जाता है इस तरह से। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे, CSS को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये एंड हो जाता है जी। ये नंबर 73 थी स्लाइड, और जो हमारी ये है HTML है बेसिक, ये ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, बल्कि काफ़ी कुछ सीखा होगा। Yes, sir. इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बहुत कुछ सीखेंगे।
इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारे काम आएंगी। अल्लाह पाक ने अगर इसमें हमें मेहनत करने की तौफीक दे मज़ीद, ताकि इसमें अगर हमारे लिए रोज़ी रखी है तो अल्लाह पाक हमें मज़ीद मेहनत करने की भी तौफीक दे, ताकि हम लोग और अपना जो है हलाल तरीके से कमाई कर सकें, अर्निंग कर सकें अपनी। Yes. ठीक है बेटा? तो यस सर। इन्हीं नेक ख्वाहिशों के यस साथ सर। हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करने जा रहे हैं, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग कल इसको ये ले लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। इसको अप्लाई करके देखिएगा अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सर वो टेंडर्स नेम चेक कर लीजिएगा। आपका क्या नेम है? जेब नवाज है, वैसे मैंने लिखा तो है, एक बार चेक कर लें ओके तो सेव हुआ है या नहीं हुआ। बाज़ दफ़ा वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, मैं कर लेता हूँ। मेल आई नहीं? आ जानी चाहिए बेटा। चलो मैं चेक नो सर, अभी मेल क्योंकि क्या रीजन है, वो तो फौरी तौर पर जनरेट हो जाती है। अब कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वही दोबारा से आपका जो है आपका लिंक ही शो हो रहा है वहाँ पे, पता नहीं क्या रीज़न है। ये वाला जोहेब नवाज। जी सर। आज हो गई जी 20 और ऑन टाइम है वर्क बुक। चलें ठीक है बेटा, मैंने सेव कर लिया। जी वो मेल हमें भी नहीं आई, मुझे भी नहीं आई। आ जाएगी बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ। कुछ कल भी बच्चे कुछ बता